हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो जीके के ये टॉप 20 क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को और लेंगे अपना पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे में अधिकतम कमाई का योगदान कौन करता है। भारतीय रेलवे को जो सबसे ज़्यादा इनकम प्राप्त होती है वह कहाँ से होती है। ऑप्शन ए है आपके सामने कि यात्री से जो आय होती है वह माल यातायात से प्राप्त आय, फुटकर विविध आय, या ऑप्शन डी है अन्य कोच से आय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। माल यातायात से जो आय प्राप्त होती है वह भारतीय रेल के अधिकतम आय यानी कि कमाई का साधन है। देन अगला क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है कि निम्न में से किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। यहाँ पर लिखा है आरंभिक स्रोत माना गया है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसको रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना गया है। तो देखिए, चाहे रुद्र नामक शब्द का आपसे पूछ लिया जाए, चाहे आपसे सबसे प्राचीनतम वेद पूछ लिया जाए, चाहे आपसे सबसे आरंभिक वेद पूछ लिया जाए और चाहे आपसे सबसे प्रथम वेद पूछ लिया जाए, सबका ही उत्तर घुमा फिरा के कौन सा रहने वाला है। तो ए है ऋग्वेद, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद या डी है अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऋग्वेद। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल हैं। 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है। देवता सोम का उल्लेख देखने को मिलता है। देवता सोम का उल्लेख किस में मिलता है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ से पूछा जाने वाला जो प्रश्न है वह सबसे इंपॉर्टेंट है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में मिलता है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देन अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। जो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाई जाती है वह किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है। ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है लोकसभा अध्यक्ष, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डी है अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। और यदि राष्ट्रपति के पद की बात की जाए कि किस जो है अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है। और उपराष्ट्रपति से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाने वाला प्रश्न है कि राज्यसभा का जो सभापति है वह कौन कहलाता है। तो उपराष्ट्रपति को ही हम राज्यसभा का सभापति भी कहते हैं। तो ये आपका जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त अधिवेशन जो कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो ये भी आपका यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है। तो आज हमने कितने क्वेश्चन एक प्रश्न से किए हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन कहलाता है। उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो अनुच्छेद 63 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति के पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। और उसे शपथ कौन दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाएगा और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निवास और प्रकार, कि कौन सा निवास किस प्रकार से किया जाएगा। ऑप्शन है पंचायती राज, बी है चुनाव आयोग, सी है केंद्रीय सूचना आयोग। इधर हमारे जो प्रकार दिए गए हैं गैर संवैधानिक स्थानीय निकाय और संवैधानिक निकाय। तो कौन से निवास कौन से निकाय किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम इनका मिलान करते हुए चलेंगे और इनके मिलान में जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज संस्था है वह आपकी एक स्थानीय सरकार है। कैसी है। वह आपकी एक स्थानीय सरकार के अंतर्गत आती है। तो पंचायती राज एक स्थानीय सरकार है। वहीं बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग आपका एक संवैधानिक आयोग है और जिसका वर्णन किसमें किया गया। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। बात की जाए केंद्रीय सूचना आयोग की, तो ये आपका एक गैर संवैधानिक निकाय है। केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ आप याद रखेंगे कि गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत ही आपका नीति आयोग भी आता है, जिसका पूर्व नाम क्या था। तो योजना आयोग, जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी, जिसे परिवर्तित करके नीति आयोग किया गया और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2017 को की गई है। 2015 को की गई है और ये भी आपका एक गैर संवैधानिक निकाय कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे।
प्रश्न है कि नगर पालिका के सभी सदस्य नगर पालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा यक्ष के रूप में चुने जाते हैं। जो भी नगर पालिका के सदस्य दिए गए हैं आपको, वह नगर पालिका के द्वारा जो लोग हैं उनके द्वारा किस रूप में चुने जाते हैं। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप में, बी है अप्रत्यक्ष रूप में, सी है अनुपातिक रूप में और डी है अप्रत्यक्ष रूप से मनोनीत किए जाते हैं। तो नगर पालिका के विषय में यदि बात की जाए तो इसके जो भी सदस्य हैं उन सभी का जो चुनाव है वह क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो पहले तो याद रखेंगे कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो सफल प्रयास था वह किसने किया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो किया गया था। इसके साथ साथ याद रखेंगे कि जो अशोक के शिलालेख हैं इसमें 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा हृदय परिवर्तन की बात की गई है। 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा हृदय परिवर्तन की बात की गई है। तो ये शिलालेख भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिलहाल हम देखेंगे कि उनके शिलालेखों से हमें जानकारी किस किस विषय में मिलती है। तो जीवन व्रत के विषय में मिलती है, आंतरिक नीति के बारे में मिलती है, विदेश नीति के बारे में मिलती है, या सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अशोक के शिलालेखों से हमें जीवन, आंतरिक नीति और विदेश नीति इत्यादि अनेकों विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके हाथ हुए संघर्ष में मारा गया। जो गुजरात का शासक बहादुर शाह था वह किसके साथ युद्ध करता हुआ, संघर्ष करता हुआ मारा गया था। ऑप्शन ए है डच के द्वारा, बी है अंग्रेज के द्वारा, सी है पुर्तगाली के द्वारा या डी है फ्रेंच के द्वारा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुर्तगालियों के साथ संघर्ष करते हुए बहादुर शाह जफर को जो है मृत्यु प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता पाई जाती है। पृथ्वी का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें जो आपके लोहा है और निकेल है इसकी प्रचुरता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन ए है सियाल में, ऑप्शन बी है सीमा में और ऑप्शन सी है निफे में। तो देखिए सियाल में आपके पाया जाता है सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम। सीमा में पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम और निफे में पाया जाता है निकिल और फेरस। तो निकिल से, निफे से आपका नी से हो जाएगा निकिल और फे यानी कि फेरस से हो जाएगा लोहा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निफे में आपके निकिल और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। कोंकण तट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ऑप्शन ए है गोवा से कोच्चि तक, बी है गोवा से दीप तक, सी है दमन से गोवा तक या डी है गोवा से मुंबई तक। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दमन से लेकर के गोवा तक कोंकण तट का विस्तार किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपसे नहीं है पूछा गया है कि आपके सामने कुछ युग्म दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या कथकली का संबंध कर्नाटक से है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कथकली का संबंध किससे है, तो केरल से है। और कर्नाटक का संबंध किससे है, तो यक्षगान से है। तो ये दोनों ही आप अलग अलग याद रखेंगे। ओडिशी का संबंध ओडिशा से है और कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से। तो ये भी दोनों आपके बिल्कुल राइट हैं। आपसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं था, इसीलिए ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है बनती है। किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा रेखा बनती है। ऑप्शन ए है रूस से, बी है भारत से, सी है म्यांमार से और डी है मंगोलिया से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चीन और म्यांमार के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा निर्धारित होती है। एक सेकेंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर म्यांमार नहीं, राइट आंसर होगा मंगोलिया, यानी कि चीन की सीमा सबसे ज़्यादा मंगोलिया से स्पर्श करती है। सबसे लंबी सीमा वो जो है मंगोलिया के साथ ही साझा करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 368, बी है 252, सी है 254 और डी है 256। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर की अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। और ये प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को उधार लिया गया है। और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऐसा कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ऑप्शन ए है भाग 6, बी है भाग 7, सी है भाग 8 और डी है भाग 9। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि भाग जो है 7 के अंतर्गत भाग 8 के अंतर्गत आपके केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन कौन से हैं, या उष्णकटिबंधीय वर्षावन हम किन्हें कह सकते हैं। ऑप्शन ए है सूखे और गर्म होते हैं, केवल समुद्री क्षेत्र में होते हैं, अधिकांश समय बर्फ से ढके रहते हैं। तो देखिए जब ये अधिकांश समय बर्फ से ही ढके रहेंगे तो ये उष्ण तो हो नहीं सकते, ये तो पूरी तरीके से शीत हो जाएंगे। और सूखे और गर्म होंगे। ऑप्शन डी है ये प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है तो ये सूखा भी होगा और गीला भी होगा। सूखा क्यों होगा, आर्द्र क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आएगी और सनलाइट से क्या होगा, वाष्प बनेगी और वाष्प से क्या होगा, संघनन के द्वारा वर्षा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी। और ऐसे वनों को हम किसके नाम से जानेंगे, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के जो है नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का प्रयोग किसी विशिष्ट पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं उसमें जब हम करेक्ट फॉर्मेटिंग के अंतर्गत एक्स का उपयोग करते हैं तो उससे क्या होता है कि किसी भी विशेष चीज़ के नीचे एक अंडरलाइन हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ होती है जिसका हम उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए है फॉन्ट शैली का। तो देखिए फॉन्ट शैली में आपके अक्षर की बनावट चेंज होती है। जैसे एक आपका ए इस तरीके से हो गया, दूसरा ए इस तरीके से हो गया, तीसरा ए इस तरीके से हो गया। तो ये होता है फॉन्ट चेंजिंग। और बी है आपका अंडरलाइन, सी है प्रभाव और डी है आकार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आकार के द्वारा अंडरलाइन किया जाता है। 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका राइट आंसर अंडरलाइन होगा। देखिए अंडरलाइन और अंडरलाइन लिखा ही हुआ है तो सिंपल सी बात है कि अंडरलाइन का प्रयोग करके ही हम किसी पाठ्य के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेम्स ए ग्लेसिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया गया था। तो जेम्स ए गोसलिंग ने आपके कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लॉन्च की थी। ऑप्शन ए है ASP.NET और बी है जावा, सी है PHP और डी है सीरू। तो जेम्स ए ग्लोसिंग के द्वारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी प्रयोग की गई थी वह थी आपकी जावा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन किस वर्ष बनवाया गया था। तो ऑप्शन ए है 1852 में, बी है 1910 में, सी है 1947 में और डी है 1986 में। तो देखिए इसे राष्ट्रपति भवन नाम तो अब दिया गया है लेकिन ये बिल्डिंग आपकी कब बन चुकी थी, तो ये भवन आपका निर्मित हो चुका था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वर्ष 1910 में ही राष्ट्रपति भवन निर्मित हो गया था, बनवाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न है संथारा एक्स समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है। जो संथारा है वह किस धर्म का धार्मिक संस्कार है। सिख धर्म का, ज्यू धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संथारा आपका जैन धर्म का जो है समुदाय का बहुत ही पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाता है। और आज का हमारा लास्ट 20 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वस्तु की मांग में वृद्धि करने का कारण है। जो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है वह किस कारण से होती है। ऑप्शन ए आय में वृद्धि, यदि वह वस्तु निम्न स्तर की वस्तु है, यानी कि कोई वस्तु बहुत ही सस्ती है और हम उसकी आय बढ़ा दें तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। ऐसा तो नहीं है, सस्ते स्तर की वस्तु का आप रेट बढ़ा देंगे तो कोई बिना देखे सोचे समझे ही उसे महंगे में खरीदने लगेगा कि महंगी है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। ऐसा नहीं है, हम उसे जाँचेंगे, परखेंगे और उसमें कुछ ना होने के बावजूद हम उससे महंगा नहीं खरीदेंगे। ऑप्शन ए वस्तु की कीमत में कमी कर देंगे। तो देखिए अगर हम किसी चीज़ में कमी कर देंगे और किसी के यूज की वो चीज़ नहीं है तो भी उसकी मांग बिल्कुल भी बढ़ने वाली नहीं है। मान लीजिए आप मेरे लिए जो यूज़ की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है और उसे बिल्कुल फ्री में बांटने लगे तो भी तो मैं नहीं लूँगी ना, क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए कि आमदनी में कमी, यदि वस्तु एक सामान्य वस्तु है,
आमदनी में कमी यदि वस्तु एक सामान्य वस्तु है। किसी की आमदनी में आप कमी कर दीजिए, यदि वह सामान्य वस्तु है तो वह अपने आप ही क्या करेगी, वृद्धि हो जाएगी। ये भी कारण बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। लास्ट है आपके सामने, इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसकी जहाँ पर भी वह वस्तु मिलती है, स्थानपन्न है, उस वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देना। यानी कि आप यहाँ पर कोई चीज़ खरीदिए, जहाँ पर ये मिलती है वहाँ पर इसकी कीमत कैसी होगी, थोड़ी कम होगी, लेकिन उसे अगर हम किसी और दूसरी जगह में उसी विशेष चीज़ के नाम से बेचेंगे जाके, तो वो उसकी मांग क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे मान लीजिए हम बिहार की किसी फेमस चीज़ को, मधुबनी चित्रकला को यहाँ पर जो है बेचेंगे आकर के उत्तर प्रदेश में, तो खूब ज़्यादा बिकेगी। या उस चीज़ को उसी जगह पर आप स्टॉल लगा लगा कर बेचिए, तो एक विशेष स्थान की किसी चीज़ को यदि हम बेचेंगे तो उसकी जो है वृद्धि जो है बढ़ जाएगी मांग की। तो इस प्रकार आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी अपनी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर रहे हैं, फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।